गुड मॉर्निंग बालकों। देखो बालकों, आपके लोकतांत्रिक राजनीति का पहला लेसन हो गया, जिसमें थी आपके सतह की साझेदारी। उस लेसन के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब दूसरा लेसन है आपके संघवाद। संघवाद क्या होता है? तो देखो, संघवाद के बारे में आपको पिछला जो अध्याय था उसमें हमने ये देखा था कि सत्ता के जो विभिन्न रूप है उनमें एक सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप था। अगर आपको याद हो तो सत्ता का एक ऊर्ध्वाधर रूप था, और ऊर्ध्वाधर रूप में मैंने बताया था कि सत्ता जो है आपके उसका विभाजन है ऊपर से नीचे की ओर होता है। अर्थात शक्तियां केंद्र सरकार में होती है, प्रांतीय महत्व के विषय प्रांतीय सरकार को दे दिए जाते हैं, और स्थानीय महत्व के विषय स्थानीय सरकार को। इस प्रकार शक्तियां बटी हुई होती है और सरकारें एक, दो या दो से अधिक स्तरों में होती है। तो जहां पर भारत की बात करें पर तो भारत में केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है, और फिर सबसे नीचे के स्तर पर जो आपके स्थानीय सरकारें हैं वो है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, ये आपके ऊर्ध्वाधर विभाजन है, और इसी व्यवस्था को संघवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शासन की जो शक्तियां हैं वो बटी हुई है, और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बन करके, और आपसी जो प्रशासनिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, और आपके केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपके व्यवस्था का संचालन करने संबंधी ऐसे संबंधों से जो आपकी एक शासन व्यवस्था बनती है। तो विभिन्न राज्य मिलकर के केंद्र सरकार का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे संबंध क्या हुआ कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के ऊपर है, वो पूरे भारत पर शासन करती है, और भारतीय जो आपके राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उन पर वो जो है आपके निर्णय करती है, और प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो कहते हैं वो स्थानीय महत्व के विषयों पर शासन करती है या कार्य करती है। तो इस प्रकार जब किसी देश में दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती है तो उसे संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो आपके पहला जो बिंदु है, इसका पहला बिंदु है 1.1, वो आपके संघवाद क्या है। हालांकि आपके इसमें नोट नहीं दे रखा है, 1.1 में तो पहला बिंदु आपके 1.1 हो गया, संघवाद क्या है। संघवाद क्या है तो इसके बारे में मैंने अभी बताया है संक्षिप्त रूप में, लेकिन देखो मोटे तौर पर देखें अपने तो आपने पिछले अध्याय में जो है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, और बेल्जियम के बारे में आपने क्या पढ़ा कि बेल्जियम में जो विभिन्न जातीय समूह है, भाषाई समूह है, जैसे डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, इन भाषाई समूह में सरकार ने आगे चल करके क्या कर लिया, शक्तियों का विभाजन कर लिया, और केंद्र व राज्य के आधार पर क्या कर दिया गया, शासन का बंटवारा कर दिया गया। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार में दे दी गई और राज्यों के महत्व की राज्य सरकारों को दे दी गई। अब यहाँ पर केंद्र की सरकार की जो शक्तियां थी वो आपके जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, यहाँ पर 1993 में जो संविधान संशोधन किया गया है, संविधान संशोधन के तहत जो आपके केंद्र सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। कहाँ पर? बेल्जियम। और वहां पर बाकी की जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां कम की गई यहाँ पर, वो शक्तियां किनको दे दी गई, प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। इस प्रकार शक्ति विभाजन करके वहां पर केंद्र के कार्य केंद्र को दे दिए गए और प्रांतीय महत्व के कार्य प्रांतों को दे दिए गए। इस प्रकार दो स्तर की सरकारें हो गई। अगर हम बात करें 1993 से पहले बेल्जियम की, तो हालांकि वहां पर पहले भी जो आपकी सरकार संघात्मक व्यवस्था थी, वहां पर पहले भी आपके केंद्र और प्रांत थे, केंद्र सरकार भी थी और प्रांतीय सरकार भी थी। ये दोनों ही प्रकार की सरकारें वहां पर थी। लेकिन 1993 के संविधान के पहले क्या था वहां पर कि सारी शासन की शक्तियां केंद्र सरकार में थी। सभी शक्तियां किसमें थी? केंद्र सरकार में थी, केंद्र सरकार के पास थी, और राज्य प्रांतीय सरकारें कहां से प्राप्त होती थी? केंद्र सरकार से शक्तियां लेती थी, अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती थी। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रांतीय सरकारों को, जिनको हम राज्य सरकारें कहते हैं भारत में, उन राज्य सरकारों के पास अपनी कोई शक्तियां नहीं थी। कब है? 1993 से पहले। 1993 से पहले ये सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करती थी,
और केंद्र सरकार जब चाहे तब उनको बदल सकती थी। लेकिन 1993 के बाद में क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार की शक्तियों में कमी कर दी गई, यहाँ पर उनको कम कर दिया गया, शक्तियों में कमी कर दी गई और बाकी की शक्तियां संविधान द्वारा इनको दे दी गई। संविधान में शक्तियां किसको दे दी गई, प्रांतों को दे दी गई। अब प्रांत केंद्र सरकार से शक्तियां प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात केंद्र सरकार का आदेश मानने के लिए प्रांत बाध्य नहीं है। प्रांतीय सरकारें अपनी इच्छा अनुसार जो उनको संविधान में विषय दिए गए हैं उन विषयों पर संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। 1993 से पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार इन प्रांतीय सरकारों को जब चाहे तब हटा भी सकती थी, लेकिन संविधान में जो आपकी ये संशोधन होने के बाद में 1993 के संविधान के बाद में जो है यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी गई कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं हटा सकती। अब यहाँ की सरकारों का गठन प्रांतीय जो जनता है उसी के हाथ में है। प्रांतीय जनता इनको बना सकती है और उनको हटा भी सकती है। कहने का मतलब चुनावों के समय सरकार को बदलने का अधिकार जनता को दे दिया गया। कहने यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जिस प्रकार शासन की शक्तियाँ जनता में होती है, वैसे ही प्रांतीय जो सरकारें हैं उनको भी संचालन करने और उनको बदलने और बनाने का अधिकार किसको मिल गया, जनता को मिल गया। तो ये सरकारें जो प्रांतीय सरकारें हैं अब जो है आपके 1993 के संविधान के बाद में जो आपके केंद्र पर निर्भर नहीं रही अपनी शक्तियों के लिए। दूसरी ओर देखें तो श्रीलंका में क्या हुआ, एकात्मक व्यवस्था ये यानी सारी शक्तियां जो आपकी किसके पास है, सभी शक्तियां जो आपके केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, प्रांतीय सरकारें नहीं है। वहां पर प्रांतीय सरकारें हैं तो उनको शक्तियां कहां से प्राप्त करती है, केंद्र से प्राप्त करती है। तो प्रांतीय सरकारें श्रीलंका में केंद्र से शक्तियां प्राप्त करती है और केंद्र के आदेशों के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। यही बात है कि तमिल समुदाय वहां का वो चाहता है कि केंद्र क्या करे, तमिल राज्यों को अधिकार दे, श्रीलंका में जो तमिल राज्य हैं उनको अधिकार दे और वो संघात की व्यवस्था चाहते हैं वहां पर। और ये संघात की व्यवस्था स्थापित करके और वो एक सच्चे जो है आपके संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसलिए वो यहाँ पर संघर्ष रहा, जबकि बेल्जियम ने क्या कर लिया, अपने जो है समझदारी का उपयोग करते हुए सत्ता में साझेदारी देते हुए क्या कर लिया, संघात व्यवस्था की स्थापना कर ली और केंद्र की शक्तियों को कम करके और राज्यों को शक्तियां प्रदान कर दी। तो ये आपकी बेल्जियम की व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था है, संघवाद है, वहां पर वास्तविक संघवाद है। श्रीलंका में भी हालांकि राज्य और केंद्र है, लेकिन वहां पर सारी शक्तियां केंद्र के पास में है। संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है। राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार से शक्तियां प्राप्त कर सकती है, तो राज्य सरकारों के पास शक्तियां नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे उनको हटा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में वास्तव में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, वास्तविक संघवाद नहीं है। इन दोनों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होती है या संघवाद क्या है। तो संघवाद की अगर परिभाषा करना चाहे अपने तो संघवाद क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास में सर्वोच्च प्रमुख शक्तियां होती है जो देश के महत्व की होती है, राष्ट्रीय महत्व की होती है। वो शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयां प्रांत या राज्य। आनुषंगिक इकाइयों का मतलब क्या होता है, प्रांत या राज्य होते हैं। तो एक केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण शक्तियां होती है और फिर उसके जो राज्य हैं उन राज्य सरकारों में क्या कर दिया जाती है, शक्तियों को बांट दिया जाता है, जैसा कि भारत में कर रखा है। केंद्र सरकार के पास में राष्ट्रीय महत्व की पूर्ण जो आपके शक्तियां हैं अपने भारत में, भारत सरकार जिसको कहते हैं, और विभिन्न आनुषंगिक इकाइयां कौन सी हो गई, विभिन्न राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए, 28 राज्य की 28 सरकारें हैं। उन सरकारों में क्या किया गया है, राज्य सूची के माध्यम से विषयों का बंटवारा कर दिया गया है और राज्य केंद्र सरकार इन राज्यों को कोई जो है आपके किसी प्रकार के खास कुछ करने के आदेश नहीं दे सकती। कुछ खास करने के आदेश केंद्र सरकार अपने यहाँ पर इकाइयों को नहीं दे सकती।
सकती। क्यों? क्योंकि शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया है। तो जब किसी देश में जो आपके सर्वोच्च सत्ता के पास में भी शक्तियां हो और संविधान द्वारा उसकी विभिन्न जो इकाइयां हैं जिसको प्रांत कहते हैं या राज्य कहते हैं उनको भी शक्तियां दी गई हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। माने अर्थात कहने का मतलब है सामान्य शब्दों में समझे अपने तो संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किया होता है या विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में किया हुआ होता है। संघीय व्यवस्था में संविधान में शक्तियों का विभाजन है विभिन्न स्तरों की सरकारों के मध्य किया हुआ होता है या किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब अपने यहाँ पर आते हैं कि संघीय व्यवस्था के विपरीत एकात्म व्यवस्था क्या होती है। तो देखो आपके यहाँ पर श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था थी। कौन सी थी? एकात्मक सरकार। कहां पर थी? श्रीलंका में। कैसे कि शासन की सारी शक्तियां केवल केंद्र सरकार में थी। तो किसी देश की शासन संबंधी सारी शक्तियां संविधान द्वारा केवल एक सर्वोच्च सरकार को दे दी जाती है, प्रमुख सरकार को दे दी जाती है, तो उस व्यवस्था को हम एकात्मक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकात्मक शासन कहते हैं। तो संघात्मक शासन या संघवाद जो है एकात्मकता के विपरीत है। एकात्मक शासन है शक्तियों को एक ही सरकार में सीमित करना चाहता है और संघवाद क्या करता है? आपके शक्तियों को केंद्र सरकार और विभिन्न जो प्रांत की सरकारें होती है उनमें विभाजित करना चाहता है या करता है। ये थी आपके संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था थी। अब है आपके संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कि हम संघीय व्यवस्था को पहचाने कैसे। तो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके पीछे तो देखो आपके संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं कि संघीय व्यवस्था को हम कैसे पहचान सकते हैं। कोई ना कोई विशेषताएं होती है जिसके आधार पर हम किसी व्यवस्था को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर है संघीय व्यवस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको, पहली बात तो ये बताई थी कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। जैसे भारत में पहले स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर प्रांतीय सरकार और तीसरे स्तर पर है स्थानीय सरकारें हैं। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। पहले जो आपके 1992 का अपने भारत में संविधान संशोधन हुआ उससे पहले अपने यहाँ पर 2 स्तर की सरकार थी। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो केंद्रीय स्तर यानी पूरे भारत की सरकार, केंद्र सरकार जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रांतीय सरकार जिसे हम राज्य सरकारें कहते हैं या राज्य सरकार। तो 2 स्तर की सरकारें थी। लेकिन 1992 में संविधान में संशोधन किए गए और संविधान संशोधन के बाद में जो आपने क्या कर दिया गया, स्थानीय सरकारों बना दी गई। तो 3 स्तर हो गए, एक तो केंद्रीय सरकार, दूसरी प्रांतीय सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। इसके बाद में देखो आपकी दूसरी विशेषता, देखो आपकी अलग अलग स्तर की सरकारें, अलग इस तरह की सरकारें एक ही जन समूह पर क्या करती है? आपके शासन करती है। एक ही जन समूह या नागरिक समूह पर शासन करती है। पर शासन करती है। तो देखो आपकी जैसे अपने केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। 2 स्तरों की सरकारें होगी, दोनों अलग अलग स्तर हो गए, केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर। तो दोनों स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर है यानी हम पर।
शासन करती है। जैसे राजस्थान के नागरिक है, तो राजस्थान के नागरिकों की बात करें तो राजस्थान के नागरिकों के ऊपर राजस्थान सरकार भी शासन कर रही है और भारत सरकार भी शासन कर रही है। तो इस प्रकार जो है आपके संघीय जो शासन व्यवस्था है उसकी एक दूसरी विशेषता ये हो गई कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कर वसूलने, और दूसरी बात आपके प्रशासन का उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो भी उन नागरिक समूह पर ही होता है। यानी हमारे से राजस्थान के नागरिकों की बात करें तो राजस्थान के नागरिकों से केंद्र सरकार भी कर वसूल करती है और राज्य सरकार भी कर वसूल करती है। हालांकि इनके जो क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं जो संविधान में अंकित किए हुए होते हैं, संविधान में दर्ज होते हैं। तीसरी बात है आपके कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो है क्षेत्रों का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन होता है। तो देखो आपके अलग इस तरह की सरकार के अधिकार क्षेत्रों का है ना, अलग अलग स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र, सरकारों के अधिकार क्षेत्र का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन होता है। स्पष्ट रूप से संविधान में क्या किया जाता है, इनको वर्णित किया जाता है। तो संविधान में स्पष्ट वर्णन होता है कि केंद्र सरकार के पास में कौन सी शक्तियां होगी और प्रांतीय सरकारों के पास में कौन सी शक्तियां होगी। इस बात का स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, संविधान में विभाजन कर दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है। जैसे भारत में देखें अपने, इसमें भारत में देखें तो जैसे भारत में देखो आपने, भारत में शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया है। केंद्रीय सूची जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है पहली। दूसरी आपकी राज्य सूची जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। इस प्रकार क्या कर दिया गया, शासन की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। तो जहां जिस देश में भी आपकी संघीय व्यवस्था है वहां पर शक्तियों का जो आपकी स्पष्ट रूप से क्या पाया जाता है, संविधान द्वारा वर्णन पाया जाता है। स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है और संविधान में ये जो आपके लिखित होती है और एक विशेष जो आपके प्राधिकार को जो है इसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। जैसे भारत में जो आपके इन्हें विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। किसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अगर किसी अधिकार क्षेत्र को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान की व्याख्या करके और उनकी शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण दे देता है कि अमुक शक्ति राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। ये निर्धारित कौन कर देता है, सर्वोच्च न्यायालय कर देता है। चौथा आपके है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संघात्मक व्यवस्था में चौथी विशेषता क्या पाई जाती है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में, संविधान के मौलिक जो प्रावधान है, मौलिक प्रावधानों में अकेले स्तर की एक स्तर की सरकार कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि जो मूल प्रावधान है संविधान के, उन मूल प्रावधानों में एक ही स्तर के, जैसे केंद्र सरकार, जैसे भारत में केंद्र सरकार चाहे तो संविधान के किसी भाग में संशोधन करना चाहे कर सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ मूल प्रावधान है हमारे संविधान के भी जिनमें केंद्र सरकार अकेले संशोधन नहीं कर सकती। उन्हें मूल प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद में जो आपके संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोनों सदनों में, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जो भारत के आधे राज्य हैं उन आधे राज्यों से स्वीकृति उसको मिलनी चाहिए, तभी संशोधन हो सकता है। अगर आधे राज्य उसको
उस प्रस्ताव को समर्थन नहीं करे, उसको स्वीकृति नहीं दे, तो जो है आपके उनमें संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों स्तरों की सरकारें मिलकर के क्या कर सकती है, संविधान के मूल प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है, एक स्तर की सरकार नहीं कर सकती। इसके बाद में है आपके कि हमारा जो संविधान एक विषय का यह है कि अगर संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया हुआ है केंद्र और राज्य में, उनमें टकराव हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने अभी बताया था कि टकराव हो जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, न्याय जिसको न्यायपालिका कहते हैं, पर न्यायपालिका क्या कर सकती है, संविधान की व्याख्या करती है और टकरावों को दूर करने का कार्य करती है। तो अगली जो आपके विशेषता है संघवाद की वो यही है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न अदालतों को पांचवी विशेषता ये अदालतों को विभिन्न स्तर की सरकार, अदालतों को विभिन्न स्तर की सरकार और विभिन्न स्तर की सरकारों के विभिन्न स्तर हो गए, दो स्तर हो गए ना, दो या दो से विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने, अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है, व्याख्या करने का अधिकार होता है, का अधिकार होता है। जो मैंने आपको पहले बता दिया था क्या, किस अलग अलग स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का संविधान में स्पष्ट वर्णन होता है, और जब कोई सरकार जो आपके एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करती है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उनकी व्याख्या करता है और उन सरकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है। वही बात है यहाँ की अगली विशेषता है वही कि अदालतों को यानी न्यायपालिका को विभिन्न स्तर की सरकारों के जो अधिकार है उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है कि केंद्र सरकार के अधिकार कौन कौन से हैं और राज्य सरकारों के अधिकार कौन कौन से हैं। ऐसी व्यवस्था इसलिए होती है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों को लेकर के किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं हो। तो इस व्यवस्था के द्वारा सरकारों के, जो केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में अधिकारों को लेकर के होने वाले टकरावों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। फिर देखो आपके अगला है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता यही है, स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए जो है आपके विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व स्रोत निर्धारित होते हैं। निर्धारित होते हैं यानी कि वित्तीय स्वायत्तता, धन की प्राप्ति, धन की स्वतंत्रता, यानी सरकार को शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा कहां से आए, तो इसका निर्धारण करने के लिए दोनों स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व कर लगाना। तो कर लगाने के जो स्रोत होते हैं, कर लगाने के जो क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
केंद्र सरकार के लिए कुछ विशेष निर्धारित क्षेत्र होते हैं जिन पर कर लगाती है, और राज्य सरकार के लिए अलग कुछ क्षेत्र होते हैं जिन पर कर लगाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जिन पर केंद्र सरकार कर लगा रही है और उनके ऊपर राज्य सरकार भी राज्य कर लगा सकती है। लेकिन उनके जो स्रोत हो गए, इन स्रोत का मतलब जहां से धन आता है, आमदनी के रास्ते, धन प्राप्ति के रास्ते, ये स्रोत जो है आपके क्या होते हैं, संविधान में निर्धारित होते हैं और उन्हीं के अनुसार राज्य सरकारें क्या करती है, कर लगाती है। वो आपकी केंद्र सरकार भी उन्हीं के अनुसार कर लगाती है। ये आपके संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख रूप से प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा और भी कुछ विशेषताएं आपकी, जैसे आपके इस प्रकार देखो आपके अगला एक और है आपके कि इस ये जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं। संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्य, उद्देश्य होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं किसके, संघीय व्यवस्था के। दो उद्देश्य कौन कौन से, एक तो जो है आपके देश की एकता और सुरक्षा करना। पहला तो क्या होता है आपके देश की एकता को बनाए रखना और सुरक्षा, देश की एकता को बनाए रखते हुए देश की सुरक्षा करना, है ना। और दूसरा हो गया आपके क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। दूसरा क्या हो गया आपके क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान देखो आपके जैसे भारत में है तो भारत में इस संघात्मक व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं। एक तो क्या है, देश की जो है स्थानीय स्तर पर शासन का बंटवारा कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी बढ़ जाती है और सत्ता की साझेदारी से देश में एकता का भाव आता है। और संघीय व्यवस्था से केंद्र सरकार को सुरक्षा के अधिकार दे दिए गए, तो केंद्र सरकार क्या करती है, सभी प्रांतों की सुरक्षा का कार्य करती है, तो देश की एकता भी बनी रहती है, सुरक्षा भी बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि संघात्मक व्यवस्था से राज्यों को राज्य विषय दे दिए, प्रांत के विषय दे दिए, उनके स्थानीय महत्व के विषय दे दिए गए, तो इससे उनकी जो विविधता है, भाषा की विविधता है, द्रावणीय विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, वो विविधता भी बनी रहती है, तो उसका भी सम्मान होता है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है देश की एकता को बनाए रखते हुए उसकी सुरक्षा करना, दूसरा आपके क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं उन विविधताओं का सम्मान करना। ये दोहरे जो आपके उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य आपके संघवाद में पाए जाते हैं। तो ये संघवाद की आपके प्रमुख विशेषताएं थी आपके, जिनके आधार पर संघ। अब देखो आपके संघीय व्यवस्था के गठन और उसके कामकाज के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। संघीय व्यवस्था आपने अपना ली, लेकिन उस व्यवस्था को किस आधार पर अपनाया है और उसके लिए जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका अगर ज्ञान नहीं है, इनका अगर पालन नहीं होता है तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसलिए संघीय व्यवस्था के गठन और उसके कामकाज के लिए दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे आवश्यक शर्त है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये आधार सबसे महत्वपूर्ण है, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। विभिन्न स्तर, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें जब संघ का निर्माण करते हैं तो संघ का निर्माण करते समय उनमें जो आपके सत्ता का जो बंटवारा हुआ है, शासन की शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन के बारे में आपस में सहमति होनी चाहिए। अगर मान लो जो विभाजन हुआ है उस पर केंद्र सरकार सहमत नहीं है, केंद्र सरकार मनमानी आधार पर अपनी मनमर्जी से राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दे रही है और बाकी नहीं दे रही है, वो कहते नहीं ये शक्तियां मिलेगी, अपनी मनमर्जी दिखा रही है, ऐसे में सत्ता का जो आपके जो संघीय रूप है वो संघीय रूप संचालित नहीं हो सकता, संघीय रूप नहीं बना रह सकता। ऐसे में तो फिर गृह युद्ध या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो आपके सत्ता का बंटवारा होता है, उस बंटवारे के नियम पर कि क्या क्या बंटवारा हुआ है, कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को मिली है, कौन सी राज्य को, तो राज्य ये कहें कि हाँ ये हमारे महत्व की जो शक्तियां हैं वो थी और हमें यही शक्तियां चाहिए, बाकी ये शक्तियां केंद्र सरकार के लिए कहते हैं कि आप रखें।
केंद्र सरकार भी क्या करती है, राज्य के महत्व के विषय राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उनको दे देती है और केंद्र के महत्व के विषय आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सहमत हो जाती है कि हाँ हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, आप इन विशेष क्षेत्रों में काम करेंगे, तो ही संघात्मक व्यवस्था संचालित हो पाती है। तो पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इनका केंद्र और राज्य सरकारों का यानी दोनों स्तरों की सरकारों का एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। अगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तो भी ये नहीं चल सकती। क्या भरोसा होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह भरोसा होना चाहिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर केंद्र सरकार को यह भरोसा है कि राज्य सरकारों को जो क्षेत्र दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, राज्य सरकारें उन्हीं क्षेत्रों में काम करेगी, दूसरे क्षेत्र में काम नहीं करेगी, दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो केंद्र सरकार भरोसा रखेगी तो बनी रह सकती है। राज्य सरकारों को भी ऐसा ही भरोसा होना चाहिए। अगर मान लो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया, लेकिन भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार तो सोचती है कि राज्य सरकारें क्या करेंगी, केंद्रीय शक्तियों का उपयोग कर लेगी, और राज्य सरकारें सोचती है कि क्या पता केंद्र सरकार ने आज तो शक्तियां दे दी, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी शक्तियों को धीरे धीरे वापस कम किया जा सकता है, वापस छीना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में संघवाद का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए बेटाओ संघीय शासन व्यवस्था के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बच्चा? पहली बात यह है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा जो है आपको क्या होना चाहिए, जो बंटवारा हुआ है, जो बंटवारा का नियम है, उस नियम पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सहमत होनी चाहिए। अगर तीसरे स्तर की सरकार है तो वो भी सहमत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोनों स्तरों की सरकारों को भरोसा होना चाहिए कि उनको जो क्षेत्र दिए गए हैं वो उन्हीं का उपयोग करेंगे, उन्हीं में काम करेंगे और उन्हीं क्षेत्रों पर अपने अधिकार जताएंगे, दूसरे पर नहीं जाएंगे। इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था के आदर्श संघात्मक, जिसको पहले यहाँ पर लिखा है आदर्श, एक अच्छी सबसे बढ़िया संघीय व्यवस्था के दो जो आपके पक्ष हो गए। कितने पक्ष हो गए? दो पक्ष हो गए, दो पहलू हो गए। दो पक्ष कौन कौन से हुए? पहला पक्ष ये हो गया कि आपसी भरोसा, यानी केंद्र और राज्यों का एक दूसरे पर आपस में भरोसा होना चाहिए। और एक आदर्श संघीय व्यवस्था का दूसरा पक्ष हो गया है कि दोनों में साथ साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। साथ साथ रहने के लिए सहमति कब होगी? जब वो उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होगी, तभी वो साथ साथ रहने की सहमति करेंगे। अगर कुछ राज्य केंद्र के साथ रहना नहीं चाहे, रहने के लिए सहमत नहीं हो, तो केंद्र सरकार जबरन उनको बनाए नहीं रख सकती। केंद्र सरकार जबरन उनको बनाए नहीं रख सकती। जैसे आप बेल्जियम में पढ़े तो बेल्जियम में देखा कि सत्ता के बंटवारे पर फ्रेंचवासी और डचवासी दोनों समुदाय सहमत हो गए कि राजधानी में भी बराबर सीटें होंगी, उनकी बराबर प्रतिनिधि होंगे और केंद्र में भी बराबर प्रतिनिधि होंगे। तो इससे जो बंटवारा हुआ ऊपर सहमत हो गए, तो सहमत हो गए तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था बना गई, संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो गई। अगर वो सहमत नहीं होते तो वहां पर जो आपके ये व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती। इसलिए एक आदर्श संघीय व्यवस्था के लिए दो पक्ष होना जरूरी है। पहला पक्ष आपसी भरोसा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आपस में भरोसा होना चाहिए। दूसरा जो है आपके केंद्र और राज्य सरकारों में आपस में साथ साथ रहने की सहमति होनी चाहिए। तो ये आपका जो है आपके दूसरा लेसन है। इसमें ये आपके आज का जो कालांश आपका पूरा होता है और यहाँ पर आपके लिए दो प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका है संघवाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपके, ये पहला आपका और ये दूसरा आपके वो है आपके कि संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं या संघीय शासन की संघीय व्यवस्था किताबी व्यवस्था तथा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया आपके दो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं।